हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्चना जोशी। कोड नंबर 1003 अप्लाइड केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 हम अभी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है 1.3, उसमें हम क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे जो प्रीवियस क्लासेस थी उसमें हमने देखा था जो क्वांटम नंबर का जो पहला टाइप था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ा था। उसके बाद की क्लास में हमने जो सेकंड क्वांटम नंबर है उससे हमने द्विआंशिक क्वांटम नंबर या गौण क्वांटम संख्या या द्वितीय क्वांटम संख्या दैट इज सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिट्यूटरी क्वांटम नंबर और एजिमुथल क्वांटम नंबर उसके बारे में पढ़ा था। आज जो हम क्वांटम नंबर करने जा रहे हैं थर्ड टाइप है उसका, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या। व्हाट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? ये क्या होती है? जब भी किसी इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से जो स्पेक्ट्रल लाइन होती है उसे हम विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो यह जो एकल स्पेक्ट्रमी रेखा है यह छोटी छोटी बहुत सी रेखाओं में विपाटित हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इस स्पेक्ट्रमी रेखा का छोटी रेखाओं में विपाटन कहलाता है ज़ीमान प्रभाव। लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह विपाटन होता है तो इसे हम स्टार प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार इस एकल स्पेक्ट्रमी रेखा का छोटी छोटी रेखाओं में विपाटन अर्थात स्टार प्रभाव, ज़ीमान प्रभाव, इसकी व्याख्या करने के लिए जिस क्वांटम नंबर की आवश्यकता हुई उसे चुंबकीय क्वांटम संख्या कहा जाता है। When a spectral line, single spectral line obtained due to excitation of electron is placed in an electric field or magnetic field, it is splitted into a number of closely spaced lines. Due to Stark effect, a spectral line is splitted in the presence of electric field, while in Zeeman effect, splitting occurs in the presence of magnetic field. A quantum number which is required to describe these splitting is called magnetic quantum number. That means चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या करती है? किसी भी स्पेक्ट्रमी रेखा के विपाटन को व्यक्त करती है। इस क्वांटम संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल m से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इस इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस प्रकार मैंने क्या बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किसी कक्षक में चक्कर लगाता है, जब ये इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इस ऑर्बिटल कक्षकीय गति से कारण, ये कौन सी गति होगी? कक्षकीय गति, ऑर्बिटल मोशन जिसे कहते हैं, इसके कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये उत्पन्न विद्युत क्षेत्र ये एक अन्य क्षेत्र को उत्पन्न करता है जिसे हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ ऑर्बिटल मोशन से तो क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत क्षेत्र। और ये विद्युत क्षेत्र एक अनोदर फील्ड को जो है वो जनरेट करेगा जिसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये क्या करता है? इसके ऊपर आरोपित बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतरक्रिया करता है। क्या होगा? ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ ये किसके साथ अंतरक्रिया करेगा? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के साथ इसका इंटरेक्शन होता है, अंतरक्रिया होती है। इसके कारण क्या होता है? इस अंतरक्रिया के कारण, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी भी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी भी उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर के जो स्थान है उसमें एक निश्चित जगह पर अपने आप को अभिविन्यासित कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो अभिविन्यासित कर लेते हैं, जिस स्पेस में वो अपने आप को एक निश्चित स्पेस में जहां पर वो अभिविन्यासित कर लेते हैं उस स्पेस को क्या नाम दिया गया? कक्षक, ऑर्बिटल।
और ये जो ऑर्बिटल है, इन ऑर्बिटलों की व्याख्या कौन कर सकता है? ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये जो चुंबकीय क्वांटम संख्या m जो है वो किसी भी जो है वो परमाणु में जो उपकोष है, उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के अभिविन्यासों को व्यक्त करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताती है? किसी भी उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यासों को अर्थात कक्षकों को व्यक्त करती है। और एक प्रत्येक अभिविन्यास जो है वो किससे संबंधित होता है? कक्षक से। और इस प्रकार यहाँ पे आप सीरियल वाइज चलिए कि सबसे पहले कोश, कोश में हमने क्या कहा? उपकोष। अब उपकोष में क्या उपस्थित हो गया? कक्षक। तो इस प्रकार इस मूवमेंट के कारण जो है वो इस ओरिएंटेशन हो गया एक डेफिनेट, और वो ओरिएंटेशन किसको व्यक्त कर रहा है? ऑर्बिटल को। और इस प्रकार उपकोष में जो है उपस्थित कक्षकों की संख्या को कौन निर्धारित करेगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, इन एन ऑर्बिटल, तो ड्यू टू द ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड, एंड दिस रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड which can interact with the external magnetic field, and due to the external magnetic field electrons of subshells can orientate themselves in the certain space around the nucleus, and these spaces are called orbital, and these orbitals can be determined or described by this magnetic quantum number. Thus, each preferred orientation of an electron represent or correspond to an orbital. Therefore, the magnetic quantum number determines the number of orbitals present in any subshell. इस प्रकार क्या हुआ कि किसी भी परमाणु में किसी भी उपकोष में उपस्थित कक्षकों की संख्या कितनी होगी, इसको कौन डिटरमाइन करेगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो कोशों को कौन निर्धारित कर रहा है? मुख्य क्वांटम संख्या। उपकोशों को कौन निर्धारित कर रहा है? द्विघंशी क्वांटम संख्या। और कक्षकों को कौन कर रहा है? चुंबकीय क्वांटम संख्या। शेल्स डिटरमाइंड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सब शेल्स डिटरमाइंड बाय एजिमुथल क्वांटम नंबर L, and orbitals by which quantum number? Magnetic quantum number. ये जो क्वांटम संख्या है इसे हम स्मॉल m के द्वारा व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल m। और L के दिए हुए मानों के लिए, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ L, इसके कितने होंगे परमिटेड वैल्यूज? क्या होगी इसकी? इट कैन हैव वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम -L टू +L इंक्लूडिंग 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना कि L के दिए हुए मानों के लिए M के क्या मान संभव होंगे? -L टू +L इंक्लूडिंग 0, मतलब -L से लेके +L तक होंगे, 0 उसमें साथ में रहेगा। ये M के संभावित मान होंगे। कैसे? इस प्रकार जैसे हम इसको एग्जाम्पल के द्वारा भी शो कर सकते हैं। उससे पहले एक सिंपल सी लाइन ये भी लर्न रखना कि अगर आपको L की वैल्यू दे रखी है तो कितने M के मान होंगे, तो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2L + 1 वैल्यूज पॉसिबल फॉर द M। ठीक है, कैसे कि L की वैल्यू अगर सपोज 0 है तो इसका मतलब M की वैल्यू कितनी होगी? केवल 1 होगी। अगर L की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब M की वैल्यू कितनी होगी? 3। अगर L की वैल्यू 2 है तो 2 2 ज़ा 4, M के कितने मान होंगे? 5। इसे हम इस एग्जाम्पल के द्वारा शो कर सकते हैं। कैसे? अगर हमारे पास S सबशेल है, कौन सा है? S उपकोष है। मैं पहले ही बता चुकी हूं आपको कि S उपकोष के लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अगर L की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कि इसके क्या मान होते हैं? -L टू +L इंक्लूडिंग 0। तो इसका मतलब यहाँ पे -0 टू +0 0 करके तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई? M की भी 0 ही हुई। तो M कैन हैव ओनली 1 वैल्यू। कितनी होगी? केवल 1, 0। इसका मतलब
m का 0 जो मान है वो क्या बता रहा है कि s जो सबशेल है उसमें केवल क्या होगा, यहाँ पे केवल एक ऑर्बिटल है प्रेजेंट। s सबशेल में ओनली कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे, ओनली 1। दैट मीन्स इसका केवल एक ओरिएंटेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि हम कहते हैं कि m किसको व्यक्त करता है, ओरिएंटेशन को, अभिविन्यास को। अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू केवल एक है और वो भी 0। इसका मतलब केवल एक ऑर्बिटल होगा इसमें s सबशेल में। जो सेकंड एग्जांपल है इससे और आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर l की वैल्यू कितनी है 1, और आपको पता है कि 1 किसके लिए होता है, p उपकोष के लिए। तो p उपकोष में l की वैल्यू 1 है तो m, अब मैं यहाँ पहले ही बता चुकी हूं कि m के कितने मान संभव होंगे, 2l + 1 से 3 होंगे। तो m की क्या क्या वैल्यू हो गई, -l टू +l इंक्लूडिंग 0 अगर अपन देखें तो कितनी हो गई, -1, 0 और +1। तो इस प्रकार p सबशेल में कितने, p सबशेल के लिए m की वैल्यू 3 है तो इसका मतलब इसमें कितनी वैल्यूज हो गई, 3 वैल्यूज। का मतलब p सबशेल के लिए देयर विल बी 3 ओरिएंटेशन, अर्थात p उपकोष के लिए m के 3 मान व्यक्त करते हैं कि p उपकोष में 3 अभिविन्यास होंगे। इसका मतलब p में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, p subshell has 3 orbitals. Since these 3 orbitals are oriented along x, y and z axis, therefore they are px, py and pz. क्या हुआ कि l की वैल्यू 1 होने पर p उपकोष के लिए m के 3 मान व्यक्त करते हैं कि p उपकोष में इलेक्ट्रॉन के लिए 3 अभिविन्यास हो सकते हैं। वो क्या होंगे, चूंकि ये जो इसमें 3 अभिविन्यास होंगे अर्थात 3 कक्षक होंगे p उपकोष में, और चूंकि ये जो कक्षक है वो x, y और z अक्ष के प्रति अभिविन्यासित रहते हैं, अतः इनको अपन किससे व्यक्त करेंगे, px, py और pz। इसमें हमें MCQ में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमेशा याद रखना कि यहाँ pz के लिए m की वैल्यू 0 होती है और x और y के लिए +-1 हो सकती है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा l = 2। l = 2 का मतलब क्या हो गया, d उपकोष के लिए m के मान कितने होंगे, l 2 है तो m के मान संभव होंगे 5। तो क्या क्या हो गए, -2 to +2, तो -2 से +2 में वैल्यूज क्या हो गई, -2, -1, 0, +1, +2। दैट मीन्स देर आर 5 orientation of electrons present in d subshell. That means 5 orbitals are present in the d subshell. m के 5 मान क्या व्यक्त करते हैं कि d सबशेल में कितने कक्षक उपस्थित होंगे, 5। अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के 5 अभिविन्यास संभव है। और ये जो 5 कक्षक 5 ऑर्बिटल्स है, दे कैन बी शोन बाय dz², dxy, dyz, dxz एंड द 5th वन इज dx² - y²। यहाँ 0 जो है वो dz² के लिए होता है, dxz yz के लिए +-1 हो सकता है और +-2 मान होता है xy और x² - y² के लिए। द लास्ट क्वांटम नंबर इज स्पिन क्वांटम नंबर। जो लास्ट जो है क्वांटम संख्या वो है चक्रण क्वांटम संख्या। इससे पहले जो है वो हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर कौन सा मोशन करता है, कक्षीय गति। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि कक्षीय गति के अलावा कभी कभी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी अक्ष के प्रति चक्रण भी करता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल अपने कक्षक में घूमने की बजाय एक और प्रकार का चक्रण भी करता है अपने अक्ष के प्रति। तो ये जो चक्रण होता है अपने अक्ष के प्रति वो इलेक्ट्रॉन का या तो होता है क्लॉकवाइज होता है अर्थात राइट डायरेक्शन में, या एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन की अपने अक्ष के प्रति जो चक्रण है उसे बताने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए जिस क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इस चक्रण क्वांटम संख्या को हम किससे व्यक्त करते हैं, s से। इसके 2 मान होते हैं, +½ और -½ यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो राइट या क्लॉकवाइज जो है स्पिनिंग करता है, चक्रण करता है, तो s का मान +½ होता है।
जबकि इलेक्ट्रॉन की एंटी क्लॉकवाइज या लेफ्ट में जो अगर होती है उसकी स्पिनिंग चक्रण, तो s का मान होता है -12. An electron in an atom not only revolves around the nucleus, but it also spins around its own axis. And due to the spinning of the electron in clockwise or anti-clockwise, there is a need of quantum number which is called spin quantum number. That means this quantum number expresses the direction of spinning of electron either clockwise or anti-clockwise. This quantum number is shown by S, and it can have two values, +12 and -12. For the clockwise spinning or right side spinning, the value of S will be +12, while -12 is for the anti-clockwise spinning. Okay, thank you.